हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज पुनः मैं अपने YouTube चैनल हिंदी संस्कृत की पाठशाला में एक नए टॉपिक की बातों के साथ उपस्थित हूं। आशा करता हूं आप लोग भी मजे में होंगे। चलिए जानते हैं अगला टॉपिक, क्योंकि मैंने पिछले टॉपिक में बतलाया था वर्ण के बारे में। तो अब अगले टॉपिक जानते हैं जिसका नाम है शब्द। यह शब्द क्या है? क्योंकि मैंने बतलाया था कि भाषा की लघुत्तम इकाई वर्ण होती है और कई वर्ण को जब हम एक साथ मिलाते हैं, वर्णों का एक समूह बनाते हैं, तो वो क्या बनता है? शब्द बनता है। तो वर्णों का समूह कैसा समूह होना चाहिए? सार्थक समूह, अर्थात जिसके साथ में अर्थ आता हो। ऐसा नहीं कि कई वर्णों को एक जगह मिला दिए, उसका कोई अर्थ ही ना निकले, तो वो शब्द नहीं होता। हम वर्णों के वैसे समूह को शब्द कहेंगे जो सार्थक हो। यानी देखा जाए तो वर्ण का सार्थक समूह ही क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। जैसे आप देखें, मैंने न और ल दो वर्णों को एक साथ जोड़ा तो क्या बन गया? नल बन गया। यानी कि वर्ण का एक सार्थक क्रमवार तरीके से सजाया, तब ये क्या बना? नल। नल एक शब्द है जिसका अपना अर्थ है। या यहां पे मैंने ह के साथ ल को मिलाया तो क्या बना? हल। हल एक शब्द है। तो कैसे बना? जब हम वर्ण को आपस में मिलाए, उसका एक समूह बनाए, उसके उपरांत जो हमारा एक साथ बनकर आया वो क्या बना? शब्द बना। यानी कि वर्ण जब एक समूह बना लेते हैं तो वो शब्द के रूप में परिणत हो जाते हैं। तो शब्द हम लोग के सामने बहुत सारे शब्द हैं, कई प्रकार के शब्द हैं। तो निश्चित है कि कई प्रकार के शब्द हैं, इसे अनेक भागों में बांटा भी गया होगा। तो शब्द को चार आधारों पर बांटा जाता है। कौन कौन सा आधार है? रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, और रूपांतर के आधार पर। इस चार आधार पे शब्दों का वर्गीकरण किया गया है। कैसे? देखेंगे। सबसे पहले बात आती है कि रचना के आधार पर शब्द को कितने भागों में बांटा गया? तो 3 भागों में। उत्पत्ति के आधार पर कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में। अर्थ के आधार पर कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। और रूपांतर के आधार पर भी 2 भागों में। यह मुख्य रूप से शब्दों का वर्गीकरण किया गया है। तो सबसे पहले जानेंगे रचना के आधार पर। आप लोग ये जान लें कि रचना यानी इसे हम कहते हैं बनावट ही। तो जाने, या रचना के आधार पर या बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। वो 3 कौन कौन से होते हैं जानेंगे। पहला हो गया रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द, और तीसरा योग रूढ़ शब्द। आपसे यदि पूछा जाए कि रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होंगे। कौन कौन है? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। अब ये तीनों में अंतर क्या है, एक एक कर समझेंगे। कहता रूढ़ शब्द किसे कहेंगे, यौगिक किसे कहेंगे और योग रूढ़ किसे कहेंगे। तो आइए हम लोग कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने यहां पे लिखा नल, यहां पे लिखा विद्यालय, और यहां पे लिखा लंबोदर।
मैंने 3 शब्दों को लिखा। इन तीनों शब्दों को हम 2-2 भाग में डिवाइड करते हैं, अलग अलग भागों में तोड़ते हैं, इसका टुकड़ा करते हैं। तो नल को मैंने तोड़ा तो आ गया न जोड़ ल। विद्यालय को मैंने तोड़ा 2 भागों में, तो विद्या जोड़ आलय। आप लोग सोचते हो कि विद्यालय को विद्या जोड़ आलय कैसे कर दिया, तो इसके लिए आप हमारा दिया गया संधि चैप्टर को एक भली भांति देख ले, आपको समझ में आ जाएगी। लंबोदर को मैंने 2 भागों में बांटा, लंबा जोड़ उदर। चलिए देखते हैं क्या परिवर्तन आया। नल को मैंने 2 भागों में जब अलग अलग किया तो ये दोनों का अपना अलग अलग कोई अर्थ नहीं निकला। ये शब्द रूप में नहीं है, पूर्ण शब्द नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं है। लेकिन मैंने जब विद्यालय को तोड़ा तो विद्या का भी अर्थ निकला, आलय का भी अर्थ निकला, क्योंकि आलय का मतलब स्थान होता है, निवास स्थान। जब मैंने लंबोदर को तोड़ा 2 भागों में तो एक भाग आया लंबा, एक भाग आया उदर। उदर मतलब पेट, अर्थात यहां भी दोनों का अर्थ निकला। तो लंबे पेट वाले कौन है? गणेश। आप लोग के सामने 3 प्रकार की स्थितियां आई। पहली कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसे यदि हम 2 भागों में बांटें, तोड़ें, उसका खंड करें तो उसका अपना कोई अस्तित्व भी नहीं रहता, कोई अर्थ ही नहीं रहता। जैसे मैं नल को मैंने तोड़ा, इस तरह के बहुत सारे शब्द हैं। नल, हल, घर, किताब, घर, पुस्तक, बेंच, टेबल, बहुत सारे शब्द हैं जिसको यदि हम तोड़ें तो तोड़ने का दूसरा कोई अस्तित्व नहीं रहता, कोई अर्थ नहीं रहता। तो वैसे शब्द जिसका हम खंड करें, जिसका टुकड़ा करें, उसका कोई अर्थ ना निकले, तो वैसे शब्द को हम लोग कहते हैं रूढ़ शब्द। अर्थात ये नल एक क्या है? रूढ़ शब्द है। मैं कह दूं किताब कौन शब्द है, तो ये भी रूढ़ शब्द है। घर कौन शब्द है, तो ये भी रूढ़ शब्द। क्यों? क्योंकि मैं जब इन शब्दों को 2 भागों में तोड़ूं तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। लेकिन वहीं पे मैं देखूं कि कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिसे यदि मैं 2 भागों में बांटूं तो दोनों का अपना अपना अर्थ निकलता है। तो जिस शब्द को 2 भाग में बांटने पर अपना अपना अर्थ निकले तो वैसे शब्द को कहते हैं यौगिक शब्द। ध्यान रखें, जब किसी शब्द को हम 2 भागों में बांटें और दोनों का अपना अलग अलग अर्थ निकले तो वैसे शब्द को हम लोग कहते हैं यौगिक शब्द। विद्यालय, अगर मैं पूछूं कि भोजनालय कौन शब्द है, तो यह भी यौगिक शब्द है। कह दूं बैलगाड़ी कौन शब्द है, तो यह भी यौगिक शब्द है। घोड़ा गाड़ी कौन शब्द है, यौगिक शब्द है। औषधालय कौन शब्द है, यौगिक शब्द है। भाई वाहन कौन शब्द है, यौगिक शब्द है। तो इस तरह से यौगिक शब्द को हम लोग जाने। अब जानते हैं लंबोदर शब्द को जब मैंने तोड़ा तो दोनों का अपना अर्थ निकला और दोनों ने मिलकर एक नए अर्थ को जन्म दिया। कहता लंबोदर मतलब लंबा उदर किसका है? गणेश जी का। अर्थात जब कोई शब्द 2 भागों में टूटकर दोनों का अपना अर्थ निकाले, साथ ही कोई नए अर्थ को बताए, नए अर्थ को प्रकट करे, तो वैसे शब्द को कहते हैं योगरूढ़ शब्द। अर्थात आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि लंबोदर यानी गणेश जी, वीणा पानी यानी सरस्वती जी, नीलकंठ यानी शंकर जी, चक्रपाणी यानी ब्रह्मदेव। तो इस तरह से आप जिन शब्दों को तोड़ने के बाद उसके अर्थ के साथ एक नया अर्थ प्रकट हो, योगरूढ़ शब्द। जिस शब्द को 2 भागों में तोड़े, दोनों का अपना अपना केवल अर्थ प्रकट हो, तो यौगिक शब्द, और जिसका अर्थ ही प्रकट ना हो वो रूढ़ शब्द। अब थोड़ा सा इसमें आप लोग जान गए कि समास यदि आप लोगों ने पढ़ा है तो याद रखें बहुब्रीहि समास के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, अर्थात जितने भी बहुब्रीहि समास हैं वो सभी योगरूढ़ शब्द होंगे। जितने भी बहुब्रीहि समास हैं वे सभी कौन शब्द होंगे? योगरूढ़ शब्द होंगे। थोड़ा सा और ध्यान दें यहां पे कि यौगिक शब्द 3 रूपों में बनता है। 3 रूप कौन कौन से हैं? या तो ये प्रत्यय के लगने से बन सकता है, या तो ये उपसर्ग के लगने से बन सकता है, या समास भी हो सकते हैं। यौगिक कैसे देखेंगे? मैंने कहा प्रत्यय के लगकर भी बनता है। जैसे मैंने लिख दिया
सामाजिक। देखिए समाज में इक प्रत्यय लग कर क्या बना, सामाजिक, जो कि कौन शब्द हो गया, यौगिक। मैंने कहा उपसर्ग लगकर, तो देखें अत्यधिक, इस पे क्या है, दो शब्द मिला हुआ, अति जोड़ अधिक, यानी कि अधिक शब्द में अति उपसर्ग लगा हुआ है, और उपसर्ग लगने से जो शब्द बना अत्यधिक, वो कौन शब्द है, यौगिक शब्द। मैंने यहां पे कहा कि समास भी हो सकते हैं, जैसे भाई बहन द्वंद्व समास होता है, तो वो कौन है, यौगिक शब्द है। तो इस तरह से यौगिक शब्द का निर्माण होता है। तो हम लोग रचना के आधार पर तीन भेद और तीनों का प्रकार समझे। अब आपको यह तय करना है कि यदि आपसे कोई ये पूछे किसी शब्द को देकर कि बताएं यह कौन शब्द है, रूढ़ है, यौगिक है या योग रूढ़ है, तो कैसे बताएंगे। तो ध्यान रखें, यदि आपको कोई शब्द पूछता है कि दिया गया शब्द कौन शब्द है, तो सबसे पहले उस शब्द को दो भागों में टुकड़ा करें और देखें कि दोनों टुकड़ा का अर्थ निकल रहा है या नहीं, और यदि निकल रहा है तो कोई नया अर्थ दे रहा है या नहीं, और यदि दे रहा है तो फिर निर्णय कर ले। कोई अर्थ ना निकले तो रूढ़, दोनों का अपना अपना केवल अर्थ निकले तो यौगिक, और दोनों का अपना अर्थ के साथ एक नया अर्थ निकले तो योगरूढ़ शब्द। इस तरह से आप रचना के आधार पर शब्द के तीन भेद, तीनों को एग्जाम्पल के साथ पढ़े। अब हम लोग चलेंगे उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर मैंने बतलाया कि शब्द चार प्रकार के होते हैं। तो वो उत्पत्ति के आधार पर चार प्रकार के होते हैं, जो कौन कौन से हैं तो देखेंगे। पहला हो गया तत्सम, और दूसरा हो गया तद्भव, इसका तीसरा हो गया देशज, और चौथा विदेशज। ये शब्द चार प्रकार के। उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के हुए, चार प्रकार के, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। ध्यान रखें कि तत्सम शब्द क्या है, तद्भव क्या है, देशज क्या है और विदेशज। तो कहता है कि हमारी, आप ये जानते हैं कि हिंदी का जनक संस्कृत को कहा जाता है। हिंदी क्या, सभी भाषाओं का जनक संस्कृत ही है। तो वैसे शब्द जो संस्कृत का शब्द ज्यों का त्यों हिंदी में ले लिया गया, वैसे शब्द को हम लोग तत्सम के नाम से जानते हैं, ज्यों का त्यों लिख दिया गया। जैसे आप लोग बात करें सरोवर, ये क्या है, संस्कृत शब्द है, लेकिन हम लोग इसका उच्चारण किस रूप में करते हैं, हिंदी में करते हैं। मैंने लिख दिया वर, ये क्या है, संस्कृत शब्द है। मैंने लिख दिया कारवेल, ये क्या है, संस्कृत शब्द है। या मैंने लिख दिया खरपर, संस्कृत शब्द है। या मैंने लिख दिया पुस्तक, संस्कृत शब्द है। या मैंने लिख दिया वृक्ष, यह भी संस्कृत शब्द है। लेकिन क्या यह संस्कृत भाषा में लिखी हुई है, नहीं, ये हिंदी भाषा में लिखी हुई है। तो याद रखें, हिंदी भाषा में लिखी जाने वाली तमाम संस्कृत शब्दों को तत्सम कहते हैं। यानी वे हैं तो संस्कृत शब्द, लेकिन हिंदी भाषा में लिखी जा रही है, तो वैसे शब्द को क्या कहते हैं, तत्सम। याद रखें तत्सम का पहचान, जहां किसी शब्द में व लगा हो तो निश्चित है कि वह संस्कृत का शब्द है, यानी वो तत्सम हो। या अल्प वर्ण वाला भी अधिकांशतः आपका तत्सम होता है। अब उसकी पहचान भी कैसे हो, का तत्सम यदि संस्कृत शब्द ये है तो निश्चित है कि इसका हिंदी भी होता होगा। तो बिल्कुल, क्योंकि सरोवर का हिंदी होता है तालाब, वर का हिंदी होता है दुल्हा, कारवेल का हिंदी होता है करेला, खरपर का हिंदी होता है खपड़ा, पुस्तक का हिंदी होता है किताब, वृक्ष का हिंदी होता है पेड़। आप लोग देखें तो जितना तत्सम का जो हिंदी रूप निकला वो तद्भव है। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं
कि तत्सम का ही बिगड़ा हुआ रूप, यानी इसका परिवर्तित रूप को तद्भव कहते हैं। अर्थात जो तत्सम सम है उसका हिंदी रूप तद्भव हो गया। सरोवर, सरोवर संस्कृत शब्द है यानी तत्सम है, इसका दूसरा रूप क्या हो गया? तालाब, तालाब तद्भव हो गया। वर तत्सम है, इसका दूसरा रूप हो गया तद्भव। कारवेल तत्सम शब्द है, इसका दूसरा रूप हो गया तद्भव। घर पर तत्सम शब्द है, इसका दूसरा रूप हो गया तद्भव। तो इस तरह से आप तत्सम के जो दूसरे रूप होते हैं उसी को हम लोग तद्भव कहते हैं। यानी तत्सम और तद्भव में ये अंतर आप निकाल सकते हैं। तो डिफिनेशन याद रखें कि हिंदी में प्रयुक्त होने वाली तमाम संस्कृत शब्दों को तत्सम कहा जाता है और तत्सम के बिगड़े रूप अर्थात उसके परिवर्तित रूप अर्थात उसके दूसरे रूप को तद्भव कहा जाता है। और आप लोग के सामने मैंने एग्जाम्पल दे रखा है जिसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि कौन सा तत्सम है और कौन सा तद्भव है। अब थोड़ा सा हम लोग जानेंगे शब्द का, अभी दो रूप जाने हैं उत्पत्ति के आधार पर, तत्सम और तद्भव। अब जानेंगे इसका दो और, यानी देशज और विदेशज। तो चलिए देखते हैं कि देशज क्या है और विदेशज क्या है। कहता है देश, इसे तोड़कर देखें, देश जोड़ ज, और यहां कह रहा है विदेश जोड़ ज, यानी ज मतलब जन्म लेना, अर्थात जिन शब्दों की उत्पत्ति जिसका जन्म हमारे देश की भाषा में, हमारे देश में हुई है, वो कौन शब्द है? देशज है। और जिन शब्दों का जन्म विदेशों में हुआ है किंतु हमारे देश में उसका उच्चारण किया जाता है तो उसे कहते हैं विदेशज। यानी देश में उत्पन्न या बोले जाने वाली भाषा को देशज कहते हैं और देश में बोली जाने वाली विदेशी शब्दों को विदेशज कहा जाता है। जिससे हम समझ सकते हैं कि जिन शब्दों का जन्म विदेशों में हुआ है किंतु हमारे देश में बोला जाता है तो वैसे शब्द को विदेशज कहते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे कि देशज शब्द कौन कौन हो सकते हैं। जैसे हम लोग उच्चारण करते हैं लोटा, पगड़ी, गमछा, ये सब क्या है? देशज शब्द है, हमारे देश में उत्पत्ति हुई है और हमारे ही देश में इसे बोला जाता है, इसका उच्चारण किया जाता है। लेकिन बात करें विदेशज, जैसे आप लोग ध्यान रखें क्रिकेट इंग्लिश शब्द है लेकिन क्या हमारे देश में इसका उच्चारण हो रहा है? या मैं लिख दूं डॉक्टर, डॉक्टर भी इंग्लिश शब्द है लेकिन हमारे देश में इसका उच्चारण किया जाता है। या मैं लिख दूं स्टेशन, यह भी इंग्लिश शब्द है। लिख दूं जंक्शन, यह भी इंग्लिश शब्द है। या लिखूं प्लेटफॉर्म, यह भी इंग्लिश शब्द है। या लिखूं अदालत, ये उर्दू शब्द है। तो देखें जो शब्द का उत्पत्ति हमारी भाषा में नहीं है, हमारे देश की नहीं है, तो वैसे शब्द क्या है? विदेशज कहलाते हैं। ध्यान रखें ये सब शब्द का उत्पत्ति विदेशों में हुआ है अर्थात विदेशी भाषाओं में है, हमारी भाषाओं की नहीं है, तो वैसे शब्द को हम लोग क्या कहेंगे? विदेशज कहेंगे। ध्यान रखें। तो इस तरह से आप लोग उत्पत्ति के आधार पर शब्द के चार भाग के बारे में जाने। कौन कौन से भाग? पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज और चौथा विदेशज। और सभी को हमने क्रमवार तरीके से एग्जाम्पल के साथ समझ लिया। अब आगे देखेंगे कि अर्थ के आधार पर जो शब्द के भेद होते हैं वो कौन कौन से हैं। लेकिन इससे पहले आप लोग ध्यान रखें कि कहीं कहीं पे बहुत सारा जिक्र मिलता है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 नहीं 5 भेद होते हैं, जिसमें अभी मैंने बतलाया कि पहला तो तत्सम है, दूसरा तद्भव है, तीजा देशज और अंत में विदेशज। उत्पत्ति के आधार पर यह मुख्य रूप से 4 ही होते हैं, एक अलग से। लेकिन मुख्य रूप से आपको पूछा जाए कि अर्थ तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, जो उत्पत्ति के आधार पर 4 भेद हैं, यही मुख्य भेद है। एक बाद में अवलोकन किया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं संकर शब्द।
आप लोग संकर शब्द, संकर नाम सुनते ही समझ गए होंगे, बायोलॉजी में आप लोग पढ़े होंगे संकर। लेकिन ध्यान रखें, संकर का मतलब होता है कि दो भिन्न गुण वाला मिलना, जो कि आप लोग बायोलॉजी में पढ़ते हैं। लेकिन यहां भी जान लें, दो भिन्न गुण वाला अर्थात जब दो भिन्न भाषाओं का शब्द मिलकर एक भाषा बन जाए तो वैसे शब्द को कहते हैं संकर शब्द कहते हैं। जैसे लाठी, ये क्या है? देशज शब्द है, लेकिन यहां पे इंग्लिश शब्द एक जोड़ दिए चार्ज, जो कि इंग्लिश शब्द है, विदेशज शब्द है। तो ये देशज और ये विदेश दोनों भिन्न गुण वाला है, लेकिन ये मिल गया एक साथ तो बन गया लाठी चार्ज। तो लाठी चार्ज कौन शब्द होगा? संकर शब्द होगा। क्यों? क्योंकि दो भिन्न भाषाओं का मिला जुला शब्द है। उस प्रकार से कह दिया रेलगाड़ी, ये क्या हो गया? संकर शब्द हो गया। लेकिन याद रखें कि उत्पत्ति के आधार पर मुख्य रूप से 4 ही भेद होते हैं। चलिए अब जानते हैं अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। तो अर्थ के आधार पर शब्द के मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं। पहला सार्थक शब्द और दूसरा निरर्थक शब्द। यह सार्थक और निरर्थक क्या है? ध्यान दें, नाम में सब कुछ छिपा हुआ है। सा जोड़ अर्थक, सार्थक मतलब जिसके साथ में अर्थ हो, जिसके साथ में क्या हो? अर्थ हो, अर्थात जिन शब्द को उच्चारण करने से, बोलने से उसका अर्थ स्पष्ट हो, उसका अर्थ समझ में आता हो कि हम फलाने चीज को बोल रहे हैं। मैंने पुस्तक बोला, समझ में आ गया कि पुस्तक किस चीज को कहते हैं। पक्षी बोला, समझ में आ गया किस चीज को पक्षी कहते हैं। किताब बोला, समझ में आ गया कहते हैं। कलम बोला, समझ में आ गया किस चीज को कहते हैं। तो जिन शब्दों का अर्थ स्पष्ट हो वो ऐसे शब्द को कहते हैं सार्थक शब्द। तो सार्थक शब्द में बहुत सारे आ जाएंगे, कलम, किताब, घर, कुछ भी आपके दुनिया में जितना सामान आपको दिखाई दे रहा है सभी क्या? कुछ नाम है, उसका नाम है, वो सार्थक शब्द ही है। लेकिन बात आती है कि निरर्थक शब्द। ध्यान है, निरर्थक मतलब इसका अर्थ ही पता ना चले, अर्थात जिस शब्द का अर्थ स्पष्ट ना हो उसे ही हम कहते हैं निरर्थक शब्द। पशु पक्षी बोलते हैं, उसका अर्थ है वस्तुतः हमें समझ में नहीं आती, अर्थात उसका अर्थ स्पष्ट, तो वैसे शब्द को हम क्या कहते हैं? निरर्थक शब्द। तो जिसने पशु पक्षियों की बोली है वो क्या है? निरर्थक। या कहता है अक्कड़ बक्कड़, बहुत कहानियां निकालते हैं, तो क्या अक्कड़ बक्कड़ का अर्थ समझ में आता है? नहीं। तो वो कौन शब्द है? निरर्थक शब्द। ध्यान रखें। अब बात आती है सार्थक को हम लोग 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? सार्थक में होता है, एक हो गया एकार्थी शब्द और एक हो गया अनेकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द मतलब जिस शब्द का सिर्फ एक ही अर्थ हो, एकार्थी शब्द, और जिस शब्द का एक से अधिक अर्थ हो उसे कहते हैं अनेकार्थी शब्द। देखिए सार्थक शब्द से 2 भागों में टूटता है। तो कई बार लोग कहते भी हैं कि अर्थ के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं, सार्थक, निरर्थक, एकार्थी और अनेकार्थी। तो क्या एकार्थी और अनेकार्थी शब्द को हम सार्थक शब्द नहीं कह सकते? बिल्कुल कह सकते हैं, ये यहीं से टूटा है। तो ध्यान रखें कि एकार्थी यानी एक अर्थ, जैसे राम, मोहन, घर, किताब, कलम, ये कहने से एक अर्थ का बोध हो रहा है। यानी कि कह दिए घर, नल, तो क्या एक अर्थ वाला, इसे एक ही अर्थ पता चल रहा है, तो ये एक अर्थी शब्द हो गया। लेकिन यदि मैंने बोल दिया हार, हार कहने से 2 अर्थ निकलते हैं, एक तो गले का हार और एक हार कहने से पराजय भी अर्थ होता है। अर्थात हार का 2 अर्थ, पहला अर्थ हो गया गले का हार और दूसरा अर्थ हो गया पराजय। तो क्या एक ही शब्द का 2 अर्थ निकला, यानी कि एक से अधिक अर्थ है। या और एग्जाम्पल देखते हैं, मैंने लिख दिया कनक, कनक का भी 2 अर्थ, एक तो कनक का मतलब होता है सोना, दूसरा अर्थ होता है धतूरा। इस तरह से इस शब्द का भी क्या है? 2 अर्थ है। तो आप लोग ध्यान रखें
कि जिस शब्द का एक ही अर्थ हो एकार्थी शब्द होंगे और जिस अर्थ का एक से अधिक अर्थ हो वो अनेकार्थी शब्द होंगे। तो इस तरह से हम लोग अर्थ के आधार पर भी शब्दों का वर्गीकरण कर लिया। लेकिन ध्यान रखें, आप यदि आपसे पूछा जाए कि अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं मुख्य रूप से, तो मुख्य रूप से 2 ही भेद होते हैं। या आप लोग अनेकार्थी शब्दों में और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे मैं कह दूं कल, कल कहने से अनेकों बोध हो रहा है, आने वाला कल, बीता हुआ कल, या कल कहने से लोग चापाकल को भी समझ लेते हैं। तो चलें अब देखते हैं हम लोग रूपांतर के आधार पर। रूपांतर के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो रूपांतर के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। पहला विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। ये विकारी और अविकारी क्या है जानेंगे विस्तार से। कहता है कि विकारी शब्द, जब कोई शब्द बोला जाए और उस शब्द को बोलने से उसका लिंग पता चले, वचन पता चले या कारक पता चले, किसी एक की भी जानकारी यदि मिल पाती है तो वो विकारी शब्द होते हैं। और जिसमें लिंग वचन या कारक किसी का पता नहीं चलता तो वैसे शब्द को हम लोग अविकारी शब्द कहते हैं। जानेंगे कैसे? मैंने कह दिया लड़का, तो क्या लड़का कहने से लिंग का बोध हो गया कि ये पुल्लिंग है? वचन का भी बोध हुआ कि लड़का कहने से एक वचन का बोध हो। या हमने लिख दिया लड़कियां, लड़कियां कहने से लिंग का भी बोध हो रहा है, स्त्री जाति का, वचन का भी बोध हो रहा है, लड़कियां बहुवचन का बोध हो रहा है। अर्थात ये सब क्या है? विकारी शब्द है। क्या कह दिए? मानव, दानव, ये सभी क्या है? विकारी शब्द है। अर्थात जिन शब्दों से लिंग वचन कारक का प्रभाव होता है वो विकारी शब्द होते हैं। डिफिनेशन याद रखें, आप लोग नोट्स भी बना सकते हैं कि विकारी शब्द जिन शब्दों पर लिंग वचन और कारक का प्रभाव हो उसे विकारी शब्द कहते हैं, जबकि जिन शब्दों पर लिंग वचन और कारक का प्रभाव नहीं हो उसे अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं किंतु, परंतु, इसलिए, चूंकि, कब, क्यों, कैसे, कौन, कहा, किस लिए, क्यों। क्या इन शब्दों से लिंग वचन का पता चलता है? नहीं पता चलता है। तो ये सभी कौन शब्द हैं? अविकारी शब्द है। तो इस तरह से हम लोग आज के टॉपिक में शब्द के बारे में जाना। इसी तरह से आप नए नए टॉपिक्स का भली भांति अवलोकन कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये बताया गया टॉपिक समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नए टॉपिक का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आज के लिए आपका इतना ही। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।